हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास एंड दिस इज योर चैनल स्टडी विद आर्ट्सी। तो बच्चों, कैसे गए आपके सारे एग्जाम? आई होप आपके सारे एग्जाम अच्छे गए होंगे। बस एक लास्ट बचा हुआ है मैथ्स का। इसको भी हमें बहुत अच्छे से देना है, राइट? इसकी प्रिपरेशन हमारी भी बेस्ट होनी चाहिए। तो आपकी प्रिपरेशन को, मैथ्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए ही मैं लेके आई हूँ क्योर शॉर्ट सीरीज। इस सीरीज में हम सारे के सारे चैप्टर करने वाले हैं, सारे 14 चैप्टर करने वाले हैं। और इन सीरीज के वीडियोस में मैंने सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जो लास्ट ईयर आ चुके हैं आपको इस सीरीज में कई जगह से क्वेश्चन मिलेंगे। हमने इसमें बहुत मेहनत की है क्वेश्चंस को डालने के लिए। आपको इसमें सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको आरडी शर्मा के क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये सीरीज आप बिल्कुल मिस मत करना। सारे 14 के 14 वीडियोस आप जरूर देखना और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन तो हम देखेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना। इन केस यदि आपको नहीं बनता है तो जो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ वो आप देखोगे, देन पॉज करके अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। बच्चों, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने यदि खुद करके नहीं देखा तो हमारी प्रिपरेशन नहीं होती। ऐसा लगता है देख के कि हाँ, बन रहा है मेरे को क्वेश्चन, लेकिन जरूरी है कि हम उसको लिख के देखें। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में देखो, यहाँ से हाँ, ये जो सीरीज है ऑब्वियसली रिवाइज सिलेबस के ऊपर बेस्ड की है। इनमें से बहुत सारे हमारे डिलीटेड पोर्शन के भी टॉपिक्स थे, उनको मैंने हटा दिया है। तो इस साल हमें 2022 को 2023 के लिए फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स करना है और प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी के क्वेश्चन करने हैं। तो इन्हीं दोनों टॉपिक के आजू बाजू आपको जितने भी क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से एंड लेट्स मेक द प्रिपरेशन ऑफ मैथ्स द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रेंडमली कोई भी नंबर चूज करके ले लिया है। क्वेश्चन आपको लगभग लगभग इसी तरह के मिलेंगे, लेकिन नंबर्स चेंज हो सकते हैं, है ना? नंबर्स जरूरी नहीं है कि सेम यही नंबर मिल जाए। तो हमें मेथड देख के चलना है। नंबर्स चेंज भी हो जाएगा तो हमारा बेस यदि क्लियर रहेगा तो हमें क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 15। शुरुआत के क्वेश्चन मैंने इजी रखे हैं, ओके, लेकिन कई बच्चों को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो वो लोग देखना, और जिनको बनेगा आगे मूव फॉरवर्ड। ओके, चलो यहाँ देखो, ये वाले क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने रहते हैं। तो चलो निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ, सबसे पहले हमारा 12 है, तो 12 सबको मालूम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, राइट? देन हमारा 21 है, 21 का 3 इंटू 7 है ना, 3 7 जा 21, तो 3 इंटू 7। नेक्स्ट हमारा क्या है? 15 है, तो 15 का 3 इंटू 5। देखो मैंने इजी वाले नंबर लिए हैं क्योंकि बस कॉन्सेप्ट में मुझे बताना जरूरी लगा। ओके, बाकी नंबर आपको जितने भी आएंगे वो तो एलसीएम आप निकाल लोगे, राइट? अच्छा देखो, अब एलसीएम निकालने के लिए हमें मालूम है क्या करना पड़ता है। एलसीएम ऑफ 12, 21, 15। तो यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पे हम एलसीएम को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना, क्योंकि 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर। यहाँ पे 3 इंटू 5 7 एज इट इज, और 3 इंटू 5 एज इट इज। अब यहाँ देखो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ 2 2 है, तो यहाँ हमने हाईएस्ट पावर वाले नंबर लिखने हैं। यहाँ पे 2 स्क्वायर हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है। फिर 3 देखो, 3 में तीनों का पावर 1 ही है, तो हम 1 टाइम 3 को लिख लेंगे। ओके, हाईएस्ट पावर वाले को ही हमको लिखना है एलसीएम में। अब बचा क्या है? 5 बचा है और 7 बचा है। तो एलसीएम में हमें सारे नंबर्स को इंक्लूड करने रहते हैं, राइट? तो जो कॉमन आ गए उनको तो हम लिख चुके हैं, जो अनकॉमन है उनको भी हमें लिखना है। 5 बचा हुआ है और 7 बचा है। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो, 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो 10 मिल जाएगा। तो एक और 2 और 5 को हटा दो, बचा क्या? 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 420। 42 में 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 420। ये आ गया हमारा एलसीएम इजली, है ना? हमेशा देखना 2 और 5 जहां आपको मिले तो पहले पेयर बना के उनको 10 को अलग कर देना, ठीक? बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एचसीएफ। एचसीएफ में हमें मालूम है क्या? जो
हमारे कॉमन नंबर रहते हैं तीनों में, है ना? उनको हम लेते हैं या दोनों में, यहाँ तो हमारे एक ही नंबर 3 ही बस तीनों में कॉमन जा रहा है, तो हम नंबर 3 को 1 टाइम लिख लेंगे, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 3। ओके, ईज़ी क्वेश्चन था, राइट? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 505। अगेन ईज़ी क्वेश्चन, है ना? इसमें हमें क्या करना है, कई लोगों को बनता होगा तो स्किप करके आगे वाला करेंगे। यहाँ देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन हम जैसे करते हैं, देखो लास्ट डिजिट यदि हमारा 5 है या 0 है, 0 है तो 2 से तो जाएगा ही, पहले 2 से देंगे, लेकिन लास्ट डिजिट यदि 5 है तो हमेशा 5 से जाएगा, पहले 5 से दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 0 0 और ये 1, क्यों? 5 1 ज़ा 5 और 0 0 फिर 5 1 ज़ा 5, ओके ईज़ी। अब यहाँ देखो ध्यान से, लास्ट डिजिट हमारा ऑड नंबर है, तो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। 2 से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने 5 से स्टार्ट किया, नहीं तो पहले ही 2 से कर देते हैं, है ना? अब देखो 1 प्लस 1 जो है वो बच्चों 2 होता है, तो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3। 3 से ये डिविजिबल नहीं होता। 3 से वही नंबर डिविजिबल होता है जब जो ऐड करने के बाद, फॉर इंस्टेंस ऐड करने के बाद हमें 3 मिलता या 12 मिल जाता, 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये डिविजिबल हो जाता 3 से, तो 3 नहीं होगा। 5 ऑलरेडी हो नहीं सकता, 1 है लास्ट में, 5 होने के लिए 0 और 5 होना जरूरी है, राइट? तो 5 से भी डिविजिबल अब नहीं होगा। चलो 7 से देखते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से आपको सोचना है, ओके? ये तो मैं आपको बोल रही हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप फटाफट सोचोगे तो आपको ये जो टाइम लग रहा है ये नहीं लगेगा। ये 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, 10 आया, ये 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, तो ये बना 30, राइट? मैंने लिखा है, आप लिखना मत। यहाँ हो जाएगा 30, चलो इरेज कर देते हैं, है ना? अच्छा, ये 30 तो 7 4 ज़ा 28 होगा, राइट? फिर 2 आएगा, तो देखो ये 21 बनेगा, तो 7 3 ज़ा 21 आ गया, डिविजिबल बाय 7। अब 7 से दोबारा तो होगा नहीं, देखो 7 2 ज़ा 14 करेंगे, फिर 3 बच जाएगा रिमाइंडर में, है ना? तो 7 से नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7, 7 के बाद हमारा आता है 9। देखो ऑड है तो इवन नंबर से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, पहली बात। 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा है? 9 है, 9 से करके देखते हैं, जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा है ना? फिर नेक्स्ट है 11, तो देखो 11 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 11 1 ज़ा 11 किया हमारा, तो 3 कैरी गया, तो 33 बना। 11 3 ज़ा 33 हो गया, बस डन। 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ा 13। तो प्राइम फैक्टर सिंपली आंसर में क्या लिख देना है? प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5। अच्छा, कई बार 1 भी लिखना जरूरी होता है, तो 1 लिख देना, क्या नंबर तो कटवाना नहीं है ना? तो जितना हमको लिख सकते हैं हम सब लिख देंगे, 1 लिखने में कोई जाता नहीं है, तो 1 लिख दिया। 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, डन। बस इतना ही करना था। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का क्वेश्चन बच्चों आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है ना? यदि टाइम मिलेगा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इसे करते हैं। तो ये आप देख लोगे तो वो आपको बनने लगेगा। इसमें क्या दिया है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू, देखो p की वैल्यू हमें दे दी है, p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक, और q दे दिया है, नीचे लिखते हैं, q दे दिया है हमें क्या? a क्यूब b। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आप चुटकियों में निपटा देंगे। ये क्या है? a है, a इंटू b कितने टाइम्स है? 2 बार है, तो b इंटू b कर दिया। और यहाँ पे भी a 3 टाइम्स है, तो a इंटू a 3 टाइम्स हो गया, और लास्ट में b है तो b लिख दिया। अब हमें निकालने को क्या बोला है? हमें निकालने को बोला है एलसीएम ऑफ p एंड q। एलसीएम में हम जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखते हैं, बाकी जो बचा हुआ रहता है उनको दोबारा लिखते हैं। देखो, या आप ऐसा इजी बनाने के लिए ऐसा भी सोच सकते हो, जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको आप लिख दो। जैसे यहाँ पे इसको स्प्लिट करने की आपको जरूरत नहीं है, स्प्लिट कर भी दिया तो नो इश्यूज। यदि स्प्लिट नहीं भी किया है तो आप एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू यदि आपको निकालना है बच्चों, तो जो भी हाईएस्ट पावर के नंबर है दिख रहे हैं ना, उनको हमको लिखना है। जैसे यहाँ ए का हाईएस्ट पावर 3 है ना? तो यहाँ हम ए
क्यूब लिख देंगे। ठीक, डन। अब एक ही बात भूल जानी है, अब b का हाईएस्ट पावर क्या है, b स्क्वायर है, तो यहाँ हमने लिख दिया b स्क्वायर। तो हमारा एलसीएम ऑफ p कॉमा q क्या हो जाएगा, a क्यूब b स्क्वायर। डन, बहुत इजी है ना। तो यहाँ इसको लिखो आप चाहे ना लिखो, कोई नो इश्यूज, ओके। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये सही होना चाहिए हमारा, राइट। चलो, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, हमें एलसीएम निकालना था। डन। तो चलिए बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, अगेन बच्चों दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 मार्कर में ये आ सकता है। यहाँ बोल रहा है शो दैट 12 पावर n cannot end with digit 0 और 5 for any natural number n। तो बच्चों हमें मालूम है 12 का प्राइम फैक्टर आप निकालोगे, लेट मी टेक द पेन। 12 का प्राइम फैक्टर यदि आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 3 ज़ा 12, राइट। इज देयर एनी 5 हियर, नहीं। और हमें मालूम है कि किसी भी नंबर को एंड 0 से या 5 से यदि एंड होना है, इट मस्ट हैव 1 2 एंड 1 5 इन इट, है ना। तभी तो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 10। तो यूनिट प्लेस का नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 0, है ना। तो यूनिट प्लेस में हमें 0 होने के लिए एटलीस्ट देयर शुड बी 1 2 एंड 1 5 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ देखो, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 में 5 है क्या, 2 तो है, 5 है क्या, नहीं है, दोनों होना चाहिए, ठीक। तो इसी चीज को हमें स्पेसिफाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, we know that any positive integer ending with the digit 0 or 5 must have prime factors as 2 and 5, right। इतना लिखने के बाद हम शो करेंगे कि 12 का प्राइम फैक्टर क्या है। 12 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 हो गया, इंटू 3, राइट। यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टर factors of 12 do not have do not have 5 in it, therefore फाइनल आंसर क्या रहेगा, therefore 12 पावर n। अब देखो ध्यान से, 12 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 12, ये क्या होता है, 12 पावर 2, n की जगह हमारा 2 हो गया, 2 टाइम्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, 144 मिल जाएगा। अब इज इट एंडिंग विद 0 और 5, नहीं, आपको मिल ही नहीं सकता। आप 12 पावर 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। तो सेम चीज हम यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है, हमें बस लिखना है 12 पावर n कैन नॉट एंड विथ, कैन नॉट एंड विथ डिजिट, क्या बोला है हमें, 0 और 5, 0 और 5। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो, अटेम्प्ट करो खुद से, पॉज, अटेम्प्ट करो, उसके बाद करते हैं। आई होप कर लिया होगा। चलो, इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दिया है इफ HCF ऑफ 336,54 इज इक्वल टू 6, फाइंड LCM ऑफ 336,54। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। बच्चों यहाँ पे मैंने सेम नंबर लिख लिए हैं, आई गेस एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, तो सेम नंबर ले लिए हैं, लेकिन इन नंबर्स को आपको चेंज करके इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। P और Q मतलब वेरिएबल के टर्म्स में भी आपको इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बिल्कुल डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा HCF ऑफ एनी टू नंबर A कॉमा B, दो नंबर कोई भी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ एनी टू नंबर A एंड B हमने ले चुका है, दिस वन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर A इंटू B, ओके। ये फॉर्मूला याद रखा तो आपने इस तरह का कोई भी क्वेश्चन इजिली हो जाना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है, ओके। तो चलो देखते हैं, बहुत इजिली हो जाएगा ये। हमारा फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लिख ही चुका है, HCF गिवन में हमें HCF ऑफ 336,54 दिया हुआ है, लेकिन वन टाइम हमें इस तरह से लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ क्या निकालना है हमें, 336,54 निकालना है। यहाँ A हमारा क्या है, 336, और B हमारा क्या है, 54। तो हम लिख देंगे क्या, 336 इंटू 54, राइट।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। HCF ऑलरेडी हमें 6 दे रखा है, ये देखो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 6। यहाँ हमारा है LCM ऑफ 336, 54 और यहाँ हमें 336 इंटू 54 है। बच्चों बिल्कुल गलती मत करना, यहाँ पे से मल्टीप्लाई मत करना। इस 6 को ले जाएंगे हम वहां पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड करेंगे, राइट। आप पहले डिवाइड कर लेना, उसके बाद जो रिमेनिंग रिमेनिंग नंबर बचेगा उसको मल्टीप्लाई करना, तो आपका सोल्यूशन थोड़ा इजी होता है। ओके, स्टेप कुछ इस तरह से हमें फॉलो करने चाहिए कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इजी बने, लेंदी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 333, समझ में आ रहा है, 336 इंटू 54 और डिवाइडेड बाय इस 6 को हम लेके आएंगे नीचे। ये 6 9 जा 54 इजिली कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 9 से 336 यही मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, है ना। 9 6 जा कितना होता है 54 का, 4 आ गया, 5 कैरी गया, तो 9 3 जा 9 1 9 9 2 18 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 3 कैरी अगेन, 9 9 3 जा 27 और 30, तो हमें आंसर क्या मिल गया 3024। देखो कितना इजीली आ जाएगा, ओरली आप कर सकते हो, राइट। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है हमारा, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से आपको बच्चों 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और सारे के सारे जितना भी पोर्शन हमारा बचा हुआ है ना, डिलीटेड पोर्शन को हटा यदि दिया जाए तो जितना पोर्शन बचा हुआ है बहुत इजी पोर्शन है, तो हमें 6 मार्क्स को सिक्योर करना है। ये 6 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने चाहिए, राइट। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अगेन बहुत ही इजी है। हमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन दिस 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है, दो नंबर होते हैं, एक हमारा प्राइम होता है ना, और दूसरा हमारा, प्राइम तो बड़ा ही डेंजरस आ गया है, एक हमारा होता है प्राइम और दूसरा होता है हमारा कंपोजिट। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। यदि 2 ले लिया तो 2, 3 ले लिया तो 3, 23 ले लिया तो 23, है ना। 23 का दो ही फैक्टर होता है, एक 1 या 23 इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना, जैसे 4 हो गया, जैसे 9 हो गया, जैसे 52 हो गया, कुछ भी ले ले, है ना। अच्छा, यहाँ पे हमें बोला है कि इस नंबर को हमें प्रूव करना है या एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, इस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स है, बस इतना शो करना है और हमारा आंसर आ जाना है, प्रूफ हो जाना है कि ये कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इट हैज फैक्टर्स मोर देन 2। तो कैसे करेंगे, इजिली हो जाएगा। देखो यहाँ हमें नंबर दिया है 7 इंटू 13 इंटू 11 और ये हमें ब्रैकेट में दिया है, और नेक्स्ट नंबर है हमारा प्लस 11। ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट में एक 11 है और यहाँ एक 11 है, तो यहाँ देखो a इंटू बी, यहाँ यदि a इंटू बी है एक ब्रैकेट में, ठीक, बीच में हमारा प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में हमारा a इंटू सी है। देखो दोनों ब्रैकेट में a कॉमन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ चुकी है, तो ये a कॉमन लिख देते थे, b प्लस सी आ जाता था। सेम यही चीज हमें यहाँ करना है, यहाँ 11 को ध्यान रखना कि प्लस का साइन जहाँ है उन दोनों में से हमको कॉमन निकालना है, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, 11 ये मल्टीप्लाई में से भी कॉमन निकाल लेते हैं, नहीं, ये सारी कॉमन मिस्टेक हमें नहीं करनी है। यहाँ देखो एक 11 यहाँ है, एक 11 यहाँ है, तो दोनों में से क्या कॉमन चला जा रहा है, 11 चला जा रहा है, ठीक। बच के आ रहा है 7 इंटू 13 और यहाँ पे बच रहा है प्लस 11, सॉरी यहाँ बच रहा है 11, तो यहाँ से भी कॉमन चला गया ना, यहाँ से भी 11 कॉमन गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे 1। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखते हैं, राइट। तो यहाँ से 11 आ गया इंटू, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी और 91 आ जाएगा, 13 7 जा 91 प्लस 1। यहाँ से हमारा क्या आ गया देखो फर्दर, 11 इंटू 92 इंटू, बस इतना ही करना है, इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखो मोर देन 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं कि नहीं, यस दिख रहे हैं बिल्कुल, तो हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो हम क्या लिख देंगे फाइनली आंसर में, आप क्या लिखोगे, सिंस द, ये सिंस का साइन होता है, ठीक, द ऊपर दो डॉट और नीचे एक डॉट, सिंस द गिवन नंबर हैज factors, factors, more than 2, 2 factors, 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 2 factors
more than 2, hence it is a कंपोजिट नंबर। मैंने CN लिख दिया कंपोजिट नंबर के लिए, ओके, टाइम सेव करने के लिए। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस वाले चैप्टर में से आपको एलसीएम का क्वेश्चन आ सकता है, एचसीएफ का क्वेश्चन आ सकता है, या एलसीएम और एचसीएफ को घुमा के क्वेश्चन भी आ सकता है। तो तीनों तरह के पैटर्न मैंने यहाँ पे लिए हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाला देखो, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, three persons step off together and their steps measure to be 40, 42 and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each one should walk so that each can cover same distance and complete steps? बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को ना समझने में कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से भी कई को दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ आप देखोगे मिनिमम, जहाँ पे भी आपने मिनिमम देखा, कई टीचर इस ट्रिक को बताते हैं, जहाँ आपने मिनिमम देखा या लीस्ट देखा या लोएस्ट देखा, तो इन सारे टर्म्स में हमको क्या यूज करना है, क्या निकालना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक, क्यों? क्योंकि एलसीएम का ही फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? तो एल फॉर लोएस्ट, और उसी से याद रखना जहां आपने मिनिमम देखा या लीस्ट देखा या लोएस्ट देखा, फर्स्ट थिंकिंग हमारी वही जाएगी कि एलसीएम होगा। एक और जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम एलसीएम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मिनिमम दिया हुआ है इसलिए हमें एलसीएम निकालना है। ओके, तो देखो सिंपली हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम, तो बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए। चलो करो साथ में, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 क्या होगा, 40 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, इजी है, 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 2 इंटू 5 है ना, 10 और 4 40। यहाँ पे नेक्स्ट 42 है हमारा, 42 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा, है ना, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। देन 45 है हमारा, 45 का अगेन इजी है, यहाँ 3 इंटू 5 है ना, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो फॉर, यहाँ एक बार स्टैंड हमको स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा, क्या स्पेसिफाई करेंगे हम, फॉर द मिनिमम डिस्टेंस वी नीड टू, इन सबको इरेज कर देते हैं, फॉर मिनिमम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड LCM of given numbers लिखो चाहे डिस्टेंस लिखो, नंबर्स। ठीक, तो LCM ऑफ क्या निकालना है हमें, 40, 42, 45 विल बी इक्वल टू, अगेन देखो बच्चों यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2। अच्छा यहाँ पे ना बहुत ध्यान से करना जरूरी है, यहाँ आप पहले इसको पावर में लिख लेना, 2 पावर 3, क्योंकि 3 2 है तो पावर 3 इंटू 5। यहाँ देखो पावर 1 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि सब सिंगल सिंगल फैक्टर्स में है। यहाँ देखो 2 3 है तो यहाँ पे हम 3 की पावर 2 लिख देते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5। अब मैक्सिमम पावर वाले नंबर्स को ही एलसीएम में लेंगे। ओके, इसमें बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक होता है, क्योंकि देखो तीनों में कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है, ध्यान से, है ना, तीनों में कोई नंबर कॉमन है क्या, नहीं है, इसलिए आप पहले क्या करोगे, हाईएस्ट पावर में लिख लेना, फिर जिसमें जो हाईएस्ट पावर है उसी को नोट करना है। जैसे यहाँ 2 हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 क्यूब लिख लेंगे, और कहीं का 2 हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, फिर देखो 3 है नेक्स्ट नंबर में 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब बचे क्या है, 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, दोनों में 1 है क्योंकि, तो 1 टाइम 5 लिख लिया, और 7 1 है तो 7 लिख दिया। ठीक, अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखो 5 2 जा, अगेन एक 10 हटा देते हैं अपन, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 4 2 2 जा 4, और यहाँ 9 9 से 9 4 जा 36, 36 में हमको 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके रखा है, 200, 2000
2520 है ना, टाइम सेव करने के लिए। तो ये हमें मिल जाएगा 2520। और क्योंकि यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स वहीं कट जाते हैं। यहाँ सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। और फाइनल आंसर में आपको सेम यही चीज़ रिपीट करनी है। यहाँ पे द मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ ये पूरा व्हाट इज़ जो वाला क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ईच वन शुड वॉक so that each can cover the same distance and complete steps will be equal to 2520। ये आंसर लिखना फाइनल बहुत जरूरी होता है। ओके, तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखना और लास्ट में 2520 लिख देना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। लेंथ हमें 8 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक, ब्रेथ हमें क्या दिया है, ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर है ना। और लास्ट हमें हाइट दी हुई है, हाइट हमें कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है हमें 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज यूनिट चेंज कर लेते हैं, दोनों की यूनिट अलग अलग दी है, यूनिट चेंज करके सेम करते हैं। तो हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर है ना। तो ये हो जाएगा 800 प्लस 50 विल बी 850। ये हो जाएगा 600 प्लस 25 625। और लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा 400 प्लस 75 विल बी 475। ठीक, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। बच्चों लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ निकालने को बोल रहा है। इट मींस लॉन्गेस्ट, जैसे मैंने बोला लोएस्ट, मिनिमम या लीस्ट दिया रहे तो हम एलसीएम निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे ही जस्ट उसका अपोजिट, यदि हमें मैक्सिमम दिया हुआ है या लॉन्गेस्ट दिया हुआ है ना, तो हम क्या निकाल, या हाईएस्ट दिया हुआ है तो हम निकालेंगे क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज HCF। ठीक, ये ट्रिक है याद रखने के लिए कि हम कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है ना। जहां आपने लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम या हाईएस्ट देखा तो आप क्या निकालोगे, HCF। फर्स्ट कंडीशन यही है। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जहां पे हमको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसके बाद है वो क्वेश्चन। चलो देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। यहाँ हमारा 850 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये मैं प्राइम फैक्टर्स लिख रही हूँ। ठीक, आप पूरा पूरा लिखना, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ओके, 850 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, हमारा 625 तो इजी है, 625 होता है हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, और लास्ट है हमारा 475। इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 19। ठीक, अब इसका HCF निकालना है, मतलब तीनों में जो कॉमन आता है वो लिखना है हमें। तो तीनों में क्या HCF क्या हो जाएगा, HCF देखो तीनों में क्या कॉमन है, ये इसको यदि मैंने लिखा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर है ना, और इंटू 7। ठीक, 2 5 स्क्वायर, 2 बार 5 है तो 5 स्क्वायर, यहाँ पे 4 बार 5 है तो 5 की पावर 4, और यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू 19। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, जो तीनों में सेम कॉमन चीज आ रही है वो लेते हैं है ना, और बाकी कुछ नहीं लेते हैं, तीनों में जो कॉमन आएगा वही लेंगे। तीनों में देखो वन टाइम ये 5, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पे 4 5 है, 4 5 को हम 2 5 में डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे भी 2 5 मिल रहा है दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में भी 2 5 है, बाकी तो कुछ कॉमन जा नहीं रहा है। तो हमारा HCF क्या कॉमन आ जाएगा, क्या आ रहा है तीनों में कॉमन, 5 2 टाइम्स 5 या 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 25। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 25। तो फाइनली आप आंसर में क्या लिखोगे, आप लिखोगे पूरा यहाँ से, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली will be equal to 25 centimeter. Okay, understood? So let's move to the third part, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान से देखना, पहले मैं पढ़ती हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बच्चों, इन अ सेमिनार the number of participant in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108 respectively.
तो हमें यहाँ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दे दिया है क्या 60, 84 एंड 108। ठीक, यहाँ देखो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। यहाँ पे आपने जैसे ही मिनिमम देखा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मिनिमम देखो और एलसीएम निकाल दो। हमेशा मैंने बोला उस समय भी कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम वही होगा, लेकिन यहाँ देखो क्या चेंज कर देते हैं वो, तो हम मिनिमम को एलसीएम नहीं ले सकते। यहाँ पे हमें फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सिटेड। यदि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को बैठाया जाए तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे बच्चों? मिनिमम यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स दिए हुए हैं। पीछे चलते हैं, पीछे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक रूम की दी थी और हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड बोला था। ठीक, तो दोनों चीजें सेम थी। यहाँ पे भी हमें लेंथ दी हुई थी और यहाँ पे भी हमें लॉन्गेस्ट लेंथ निकालनी थी। ठीक, उसके पीछे चलते हैं। उसके पीछे वाले में देखो थोड़ा एक बार, यहाँ पे जिसमें मैंने बोला मिनिमम दिया है तो आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ देखो 3% वॉक कर रहे थे, तीनों का हमें स्टेप मेजर दे दिया था, कितने स्टेप चल रहे थे वो, है ना, वो दे दिया था और हमें निकालना भी सेम ही चीज था। डिस्टेंस ईच वन शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट द स्टेप्स। तो यहाँ देखो चीजें सेम है, जो हमें क्वांटिटी गिवन में दी हुई है, निकालने के लिए भी वही बोला गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने थर्ड वाला देखा, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए हैं, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे। तो दोनों इस चीज को ध्यान में रखना है कि सेम चीज पूछी गई है और सेम चीज गिवन में दी हुई है, तो हम मिनिमम और मैक्सिमम सेम वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट में किए। लेकिन पूछा कुछ और गया है और हमें सॉल्व किसी और चीज के लिए आंसर निकालना है। जैसे यहाँ गिवन में कुछ और दिया हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट गिवन में दिया है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ रूम्स निकालना है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सही में हमें मिनिमम दिया है तो हम एलसीएम ही निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, बस इसका ध्यान रखना। बाकी तो इजी क्वेश्चन, बोर्ड्स में हमेशा इजी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। देखो यहाँ पे क्या क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें अब करना क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ बोला है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिए हुए हैं 60, 84 एंड 108, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिए। अब ध्यान से सोचो कि यदि हमें कम से कम मिनिमम रूम चाहिए, कम से कम रूम में बच्चों को बैठाना है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठाने पड़ेंगे, राइट। एक रूम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठ जाएं, है ना, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट शुड बी सिट इन वन रूम। ठीक, तो ये चीज हमें क्या करनी है, नोट करनी है। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू गेट मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स must sit in वन रूम। अब देखो ट्विस्ट, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। इट मींस हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो इसी चीज को ध्यान रखने के लिए मैंने बोला है। ठीक, याद रहेगा। चलो निकाल लेते हैं एचसीएफ। पहले प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 60 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 3, है ना, 2 to the 4, 4 3 the 12 और into 5। देन हमारा क्या है, 84 है। 84 का क्या हो जाएगा, 2 42 हुआ, देन 2 21 हुआ, देन 3 into 7, है ना, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 हमारा 84 हो जाएगा। देन हमारा क्या आ जाएगा, 108 है। 108 का क्या हो जाएगा, देखो 2 into 108 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 बोल हो गया, 2 5 4 देन 2 2 2 7 और 3 आ जाएंगे। तो 2 into 2 into 3 into 3 into 3 मिल जाएगा। ठीक, अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 60, 84,
108 दिस इज इक्वल टू एचसीएफ में तीनों में जो कॉमन आता है वही लेते हैं। ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है ना। तो लिख लेते हैं 2 इंटू, ये देखो यहाँ से ये 2 कॉमन आ रहा है हमारा, है ना, ये तीनों, और ये 2 कॉमन आ रहा है ना, और ये वाला 3 कॉमन आ रहा है। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। और बाकी 5 7 और ये 3 दोनों सिंगल है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो गया। एचसीएफ आ गया हमारा 12। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम तक पहुंचना है। ये तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सिटिंग इन वन रूम मिला, है ना, कि यही तो हमने निकाला है कि एक रूम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो हमारे पास आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन वन रूम। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स भी है, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, देखो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, एक में 60 है, कितने हिंदी के 60 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स बोलो चाहे स्टूडेंट्स बोलो। देन इंग्लिश के 84 पार्टिसिपेंट्स है, और लास्ट मैथ्स के 800 एंड 108 पार्टिसिपेंट्स है। तो सब मिला के कितने हो गए, देखो 8 12 का 2 1 कैरी, 8 9 10 11 12 13 14 15 का 5 1 कैरी, और ये 252 हो जाएंगे। तो ये मिल गए हमें टोटल पार्टिसिपेंट। हमें निकालना है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे मिलेंगे, देखो सिंपली टोटल पार्टिसिपेंट्स में से पार्टिसिपेंट सिटिंग इन वन रूम डिवाइड कर दिए तो हमें नंबर ऑफ रूम्स मिल जाएंगे, है ना। टोटल में से एक रूम में कितने बच्चे बैठ रहे हैं उसको डिवाइड कर दो, टोटल बच्चों में से एक रूम में जितने बच्चे बैठ रहे हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ रूम्स मिल जाएंगे, है ना। इस तरह से हमने बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ रूम्स will be equal to total participants का p लिख दो बस, और divided by number of participants in one room। ठीक, टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे कितने थे, देखिए क्या 252, ये 252 डिवाइडेड बाय हमारा 12, एक रूम में 12 स्टूडेंट्स थे, है ना। तो ये देखो 12 2 ज़ा 24 कैंसिल आउट हो गया, 1 कैरी गया, 12 1 ज़ा 12। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने मिल गए हमें, रूम्स विल बी 21। ठीक, यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह मत लिख देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स है, सॉरी ये रूम्स की स्पेलिंग तो बहुत ही जोरदार हो गई थी। ठीक, तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना मेरी बातों को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। अब इस तरह का क्वेश्चन आपने कई बार कर लिया होगा बच्चों। यहाँ पे मैंने रूट पी इज एन इरेशनल नंबर लिया है, आपको पूछ सकता है रूट 2 रूट 3, सेम यही क्वेश्चन आपको रूट 2 रूट 3 रूट 5 इवन रूट 11 जितने भी प्राइम नंबर्स आप रूट के अंदर लिख दो, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन सबके करने का एक ही फॉर्मेट है, क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। सबसे पहले हमें दिया रहता है, जो हमें दिया है उसका जस्ट हम उल्टा ले लेंगे। यहाँ हमें दिया है प्रूफ करना है कि रूट पी इज एन इरेशनल नंबर, हम इसका अपोजिट लेंगे, उल्टा लेंगे, उल्टा अज्यूम करेंगे कि रूट पी इज अ रेशनल नंबर। तो देखो क्या करेंगे, साथ में करो, देखना बहुत इजीली हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट रूट पी इज अ रेशनल नंबर। जो दिया है उसका जस्ट अपोजिट लेना है, इरेशनल दिया है रेशनल लेना है, रेशनल नंबर। अच्छा, अब रेशनल नंबर के जो होते हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हम p बाई क्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा रूट p लिया हुआ है हमने, है ना। यहाँ हम a अपॉन b ले लेते हैं, हम कोई भी वेरिएबल उठा के ले सकते हैं, ठीक, a अपॉन b भी ले सकते हैं, r अपॉन s भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ हमारा यदि रूट p रेशनल नंबर है तो देयरफॉर रूट p को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट p कैन बी रिटन एज a अपॉन बी रेशनल नंबर के फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफाई करना बहुत ही जरूरी है, वेयर a एंड b आर, इसको इरेज कर देते हैं, इनकी तो हमको जरूरत नहीं है ना, आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। बच्चों ये स्टेटमेंट लिखना आपको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लेके चल रहे हैं। यहाँ हमें को प्राइम नंबर्स हमने ले लिया, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ए एंड बी
ए एंड बी, या ऐसा लिखते हैं कि HCF ऑफ ए कॉमा बी हमें मिलने वाला है क्या, हमें मिलना चाहिए 1। को प्राइम नंबर बच्चों वो होते हैं नंबर, जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिसके 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, जैसे 16 और 25 ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो, 16 खुद में अपने आप तो ये कंपोजिट नंबर है, 25 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्या 16 और 25 को आप फर्दर कट कर सकते हो? नहीं, ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में ही दिया हुआ है ना? तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इन इट, है ना? इसीलिए वो नंबर्स जिसके एक फैक्टर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? को-प्राइम नंबर्स, ठीक? इट मीन्स ए और बी का कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1, ठीक है? 1 तो होता ही है, सबका फैक्टर होता है ना? तो 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, तभी हमने यहाँ लिखा को-प्राइम। लेकिन बाद में हम प्रूफ कर देंगे कि नहीं, P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ बोथ A एंड B, ठीक? तो उससे हमारा क्या अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो जाता है, और हम कहते हैं कि दिस इज ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, हमारा रूट P जो है वो इरेशनल नंबर है। ओके, इतना हमारा जो थीम है इस क्वेश्चन का, तो इसको ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक? आगे देखो, फिर रूट देख के ही आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आपने रूट देखा, रूट को तो हटाना है हमें, है ना? तो हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिल जाएगा देखो, तो हमें मिल जाएगा रूट पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक? यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो ये हमें पी मिल गया। ये तो सिंपल सोल्यूशन है, आप इजीली कर लोगे। अब इसको कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, पी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर है, इट मीन्स पी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। कैसे? यदि मैंने लिखा यहाँ 16 लिखा, और 16 को हम लिख सकते हैं, यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर लिखती हूँ मैं, यहाँ मैंने लिखा 16, ठीक? 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8। ओके, अब 2 क्या है? 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 16, है कि नहीं? है ना, क्योंकि वो मल्टीपल है। तो यहाँ पे भी सेम वही केस है, ए स्क्वायर का एक फैक्टर जो है वो p है ना? तभी ये मल्टीपल में आ रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू। तो इसी चीज को हमको लिखना है, क्या लिखना है? p डिवाइड्स ए स्क्वायर। p, अच्छा फैक्टर है तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा। देखो 16 को हम 2 से 16 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना? डिविजिबल होगा। वैसे ही p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। सेम यही चीज हमें लिखनी है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a आल्सो। कैसे? देखो यहाँ पे 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, और 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स 4 को भी 2 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे हमें, ये एक थ्योरम भी है आपकी, है ना? तो उस थ्योरम का भी यूज आप सेम वही चीज हम सोच सकते हैं कि ये थ्योरम यूज रही। तो यहाँ पे हम देयरफॉर थोड़ा ऊपर हो गया ये मेरा, देयरफॉर हम लिखेंगे P डिवाइड्स A आल्सो। अब इसे आप, ये जो इक्वेशन आ रही है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अब ध्यान से देखो हमने क्या लिखा है, P डिवाइड्स A। यहाँ पे हमारा 2 डिवाइड्स 4 था, तो 4 अपॉन 2 लिखा था हमने। वैसे ही जब हम P डिवाइड्स A लिख रहे हैं, इट मीन्स इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? P डिवाइड्स A को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि P जो है वो A को डिवाइड कर सकता है, राइट? इसी चीज को हम नेक्स्ट पेज में लिखने वाले हैं। क्या? इसी को हम, इस सेंटेंस को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? P डिवाइड्स A आल्सो, P डिवाइड्स A आल्सो, P A को डिवाइड कर रहा है, ठीक? अब इसे लेट करना है हमें किसी दूसरे इंटीजर C से, वेयर C इज एन इंटीजर। ये याद रखना है आपको, ये वाला जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहीं आके इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक? उनको समझ में ही नहीं आता कि इसके आगे क्या करना है। इस स्टेप को आपको याद रखना है, ओके? वेयर C इज एन इंटीजर, ठीक? तो यहां से आ गया हमारा, यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू, हमें p इंटू सी क्या हो गया, पी सी। इस a की वैल्यू को हमें, देखो पीछे क्या आया था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिया था, a स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो एक बार इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे
लिख लेती हूँ। क्या आया था हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर, सो दैट हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। अब ए स्क्वायर की जगह हम पी सी पुट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन। पीछे हमने इक्वेशन वन दे रखी है, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे पी सी। तो ए स्क्वायर है तो पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड एज इट इज लिखना है। अब यहाँ से देखो इसको अलग अलग करेंगे, तो ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। यहाँ से एक टू यहाँ दो पी है और यहाँ एक पी है, तो पी से एक पी से यहाँ पे एक पी कैंसिल होगा, तो यहाँ एक पी बचा और सी स्क्वायर बचा। यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। ठीक, डन। अब यहाँ पीछे चलते हैं थोड़ा। यहाँ अभी मैंने आपको समझाया था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर है, इट मीन्स पी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। क्या, पी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए, राइट। यहाँ से देखो, यहाँ हमें मिल गया P इज अ फैक्टर ऑफ, देखो सेम वही चीज हो रहा है, P मल्टीपल है ना, P इज अ फैक्टर ऑफ B स्क्वायर, देयरफॉर P इज अ फैक्टर ऑफ B ऑल्सो। तो यही सेम चीज जो पीछे हमने लिखी है उसको हमको रिपीट टेलीकास्ट करके लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, P इज अ फैक्टर ऑफ, या P डिवाइड्स B स्क्वायर, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज भी कर सकते हैं, P डिवाइड्स B ऑल्सो। तो देखो क्या हो गया, P जो है वो A का भी फैक्टर आ गया, यहाँ से P जो है वो A का भी फैक्टर आ गया, है ना। P डिवाइड्स A मींस P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, यहाँ जैसे मैंने समझाया 2 जो है वो 16 का फैक्टर था, तो P इज अ फैक्टर ऑफ A एंड P इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ B। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर अजम्पशन, है ना। तो यहाँ पे हम लास्ट ही लाइन लिखेंगे क्या, P इज अ कॉमन फैक्टर of both A and B, A and B। और पीछे हमने क्या लिया था, A and B आर को प्राइम नंबर्स, राइट। तो हमारा जो अजम्पशन हमने किया था वो हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया। तो फाइनली हमें क्या लिख देना है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन and this contradiction has arisen due to our wrong assumption, okay। so hence root 3 is a rational number, okay। तो ये हमको अच्छे से बार बार प्रिपेयर कर लेना है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा एक और क्वेश्चन इसी सीरीज में क्या आता है, यहाँ से देखो नेक्स्ट वाला हमें, प्रीवियस वाला है ना, नेक्स्ट वाला हमें देखो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमें प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी आपको बन जाना है ना। अज्यूम करूं कि बन जाएगा, कि कर लें, अच्छा ठीक है, जिसको नहीं बनेगा वो देख लो, और जिसको बनता है वो स्किप करके नेक्स्ट वाले में जरूर देखना, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। अच्छा वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री बोर्ड्स में भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन के आने के भी बहुत चांसेस हैं। यहाँ से देखो ये क्या करेंगे, सबसे पहले सेम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर, therefore 3 + 2 √5 can be written as A upon B, in rational form, where A and B are integers। ठीक, यहाँ पे आप यदि को प्राइम नंबर्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख देना को प्राइम नंबर्स, एंड दे आर को प्राइम नंबर्स, एंड ए बी आर को प्राइम्स। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, सबको मालूम होगा जितने भी इंटीजर्स है सबको हम एक तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, इक्वल्स टू के एक तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, और जो रूट वाला नंबर है उसको एक तरफ छोड़ देंगे। तो सबसे पहले 3 को ले जाते हैं राइट में, तो यहाँ पे 2 √5 इज इक्वल टू हो जाएगा A + B, यहाँ 3 जो है वो प्लस में है, यहाँ के हमारा माइनस में हो जाएगा, तो A upon B -3 हो जाएगा। अब 2 को ले जाते हैं, हमें तो सिर्फ रूट वाला टर्म यहाँ पे छोड़ना है, बाकी सबको हमको ट्रांसपोज करना है, तो ये हो जाएगा हमारा A -3 B लिख देते हैं और B को कॉमन कर देते हैं, एलसीएम ले लिया है मैंने, हाँ यहाँ पे 1 था, इसको एलसीएम लेंगे तो 3B हो जाएगा, और 2 लेके नीचे आ रहा है तो ये
2 जो है वो मल्टीपल में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से √5 एक तरफ बचा और यहाँ बचा a-3b और अपॉन में 2b। ध्यान से देखो ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स हमेशा आप डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट, रेशनल नंबर्स, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a-3b अपॉन 2b is rational number, therefore √5 is also rational. But we know that, अभी हमने प्रूफ किया था ना, we know that, यहाँ कर दूं, we know that what, √5 is an irrational number, rational number. तो अगेन कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारे assumption को, therefore हम लिखेंगे 3 + 2√5 is an irrational number. डन। चल ये तो इजी था, है ना, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सारे के सारे जो इंटीजर्स है उनको एक तरफ कर देना है, रूट वाले टर्म को एक तरफ छोड़ देना है, ठीक। और हमने क्योंकि पहले ही प्रूफ कर चुका है कि रूट वाले टर्म्स इरेशनल होते हैं, तो हमारा ये जो नंबर होगा वो भी इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे दोनों जो नंबर है वो रूट वाले हैं। अब यहाँ पे हम ये तो कर नहीं सकते कि इंटीजर है तो हम राइट में ट्रांसपोज कर दें, है ना, क्योंकि दोनों ही तो रूट वाले नंबर है, राइट। इसमें हमें क्या करना है, ये भी बहुत इजी है बच्चों। यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो दिया हुआ है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यहाँ भी यूज होता है। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं √3 + √5 इज अ रेशनल नंबर, एज यूजुअल इज अ रेशनल नंबर, ठीक। फिर क्या, रेशनल नंबर है तो देयरफॉर √3 + √5 विल बी इक्वल टू a/b, लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है क्योंकि, है ना, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स, ठीक। लिख लेना आप, मैंने शॉर्टकट मार दिया। यहाँ क्या करना है, अब दोनों रूट में जब रहेंगे आप बच्चों तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक। यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, देखो √3 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² अपॉन b², क्योंकि बोथ साइड किया हमने, है ना। तो ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खुल रहा है। देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a², यहाँ स्क्वायर लिखना भूलिए, a² + b² + 2ab होता है ना, सबको मालूम है। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5 और इस तरफ तो हमारा a² अपॉन b² है ना। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 5, दो नंबर हमारे मिल गए हमको इंटीजर में, ओनली वन नंबर इज लेफ्ट विथ अस विच इज इरेशनल। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर वाला टर्म, ठीक। और बाकी सारे अब जो बचे हुए हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। चलो एक तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। यहाँ पे मैं 8 लिख देती हूँ, ठीक, यहाँ 8 लिख देती हूँ। 8 को ट्रांसपोज किया और 2 को ट्रांसपोज किया, तो सबसे पहले 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2√15, यही छोड़ते हैं। 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो a² अपॉन b² -8 और 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा √15 यहाँ बचेगा, दिस इज इक्वल टू a² -8b² और अपॉन में हमारा क्या है, ये एलसीएम लिया है, कंफ्यूज मत होना, b² नहीं था ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 8b² हो जाएगा। और नीचे ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2b² आ जाएगा, ठीक। दिख रहा है वहां से, तो इसको इरेज कर दूं, इसकी तो जरूरत नहीं है हमको, है ना। बस डन है, डन डना डन डन है हमारा ये क्वेश्चन भी। इसके बाद तो आपको मालूम ही है, एक तरफ हमारा इरेशनल नंबर आ चुका है और एक तरफ सारे इंटीजर्स आ चुके हैं, तो हम बोलेंगे a²
a square minus 8b square upon 2b square is a rational number? Therefore, root 15 should also be a rational number. Should be a rational number. But हमें मालूम है, but we know that root 15 is a rational number. Root 15 is an irrational number. Irrational number. फिर वही last line, this contradiction has arisen due to a wrong assumption, है ना? और therefore root 3 plus root 5 is an irrational number. Okay, तो ये लाइन तो आपको हर में लिखनी है, तो याद हो जानी चाहिए, है ना? इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन का सीरीज यहीं खत्म होता है बच्चों. आई होप यू लाइक दिस सेशन. यदि इफ यू लाइक दिस सेशन तो डू सब्सक्राइब द चैनल, like it and share it with your other friends so that they can also get benefited from these questions. Okay, चलो till then मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. Till then take care. Bye bye.